ICSE हिंदी फॉर क्लास 8, 9 एंड 10। नमस्कार। आज मैं आप सभी को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक से एक महत्वपूर्ण कहानी अपना अपना भाग्य समझाने जा रही हूँ। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक तथा निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। आरंभ से ही इनकी रुचि लेखन की ओर थी। इनकी पहली कहानी खेल थी, जिसने इन्हें रातों रात प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। परख उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनके अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, पूर्वोदय आदि हैं। इनकी भाषा सरल है, किंतु जहाँ विचार आ गए हैं वहाँ भाषा गंभीर रूप धारण कर लेती है। इनकी कहानियों में या उपन्यास में छोटे छोटे वाक्य प्रयोग किए गए हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। आइए अब मैं कहानी का सारांश आपको समझाती हूँ। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने आए हैं। कहानी के अंत से यह पता लगता है कि लेखक और उनके मित्र का नैनीताल की सैर का यह आखिरी दिन था। दोनों बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ घूमकर बहुत थक गए थे और सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए थे। धीरे धीरे शाम गहरी हो रही थी। लेखक कहते हैं कि बादल रुई के रेशे के समान थे। चूँकि नैनीताल एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ बादल काफ़ी नीचे आ जाते हैं। वे लेखक के सिर को छू छू कर इधर से उधर आ जा रहे थे। उस समय हल्का प्रकाश था और अब अंधेरा भी होने लगा था। ऐसी रोशनी में वे बादल कभी नीले, कभी सफ़ेद और कभी लाल दिखाई दे रहे थे। लेखक को लगता है जैसे वे उनके साथ खेलना चाह रहे हों। लेखक के मित्र प्रकृति प्रेमी थे और उस संध्या का आनंद उठा रहे थे, किंतु लेखक को वहाँ बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वे आराम करना चाहते थे और मित्र को चलने के लिए कह रहे थे, तो वे जाने के बजाय उन्हें जबरन बैठा लेते हैं। लेखक इसे मित्र की सनक कहते हैं और मानते हैं कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। लेखक वहाँ बैठकर परेशान से थे कि तभी उनके मित्र कुहरे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे कि देखो वह क्या है। लेखक को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था, किंतु उन्होंने देखा कि कोई कुहरे में से चला आ रहा था। 3 गज की दूरी से उन्होंने देखा कि एक लड़का अपने सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ आ रहा था। नैनीताल की उस ठंडी रात में भी वह नंगे पैर था। न कुछ सिर पर ही पहना हुआ था और शरीर पर एक फटी और मैली सी कमीज थी। वह बालक लड़खड़ाता हुआ सा चल रहा था। उसके पैर जहाँ तहाँ पड़ रहे थे। लेखक कहता है कि वह न जाने कहाँ जाना चाह रहा था और न जाने कहाँ जा रहा था। न दायां था न बायां था। कर वसूलने के लिए बनाई गई चौकी अर्थात चुंगी की लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि उस लड़के की उम्र कोई 10-12 वर्ष की होगी। वह गोरा था, किंतु मैल से काला पड़ गया था। उसकी आंखें अच्छी और बड़ी बड़ी थीं, किंतु उनमें कोई भाव न था। माथे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। लेखक कहते हैं कि वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। लेखक के मित्र ने बालक को आवाज़ दी कि सारी दुनिया सो रही है तो वह अकेला क्यों घूम रहा है। बालक चुप रहा तो उन्होंने और भी कितने ही प्रश्न पूछ डाले, जैसे कि वह कल कहाँ सोया था, आज कहाँ सोएगा, नौकरी करता था तो क्या नौकरी थी, खाना खाया या नहीं, खाना मिलेगा या नहीं, बिना खाए सो जाएगा क्या, इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा। लेखक के मित्र के प्रश्नों का जवाब बालक ने जिस प्रकार से दिया, उसका निष्कर्ष यही था कि बालक किसी दुकान में काम करता था, जहां उसे सब काम करना होता था तथा बदले में उसे 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। उसकी नौकरी छूट गई थी, जिसके कारण न तो उसे आज खाना ही मिला था और न मिलने की उम्मीद थी। दुकान पर ही वह सोता था, अतः सोने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। बालक का जवाब सुनकर लेखक ने उसके माता पिता के विषय में पूछा कि वे हैं या नहीं। बालक ने जो जानकारी दी उसके अनुसार उसका परिवार नैनीताल से 15 कोस दूर एक गांव में रहता है। वह वहां से भाग कर आया था ताकि वह कुछ कमा सके। उसने बताया कि उसके कई भाई बहन हैं। माँ बाप भूखे रहते थे। माँ रोती रहती थी।
वहाँ कोई काम नहीं था तो रोटी कहाँ से मिलती। इसलिए वह अपने से बड़े एक साथी के साथ भागकर यहाँ कमाने के लिए आया है, किंतु उसका मित्र भी साहब की मार से मर गया। लेखक हैरान था कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इस बालक की मौत से पहचान हो गई। लेखक और उनके मित्र उसकी कहानी सुनकर शायद सहानुभूतिवश उसे नौकरी दिलाना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर अपने एक वकील मित्र के पास गए जो एक अन्य होटल में ठहरे हुए थे। उन्हें नौकर की ज़रूरत थी। वकील साहब जब अपने कमरे से आए तब वे काश्मीरी दुशाला लपेटे हुए थे और पैरों में मोजे और चप्पलें भी थीं। उनके स्वर में झुंझलाहट थी। शायद ठंड की वजह से उन्हें अपने कमरे से बाहर आना अच्छा नहीं लगा था। जब उनसे बालक को नौकर रखने के लिए दोनों मित्रों ने कहा तब वे पूछने लगे कि वे इस बालक को कैसे जानते हैं। दोनों ने बालक के विषय में कहा कि वे इतना ही जानते हैं कि यह बेईमान नहीं हो सकता। तब वकील साहब कहने लगे कि वे लोग ये नहीं जानते कि पहाड़ी बच्चे बहुत शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। वे कहते हैं कि अरे गहरे को वे नौकर नहीं बना सकते। पता नहीं अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। लेखक और उनके मित्र उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह लड़का बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। वकील साहब के इनकार के बाद लेखक कुछ असमंजस में थे कि अब क्या किया जाए, किंतु बालक अत्यंत तेजी से रात के कोहरे में गायब हो गया। लेखक अपने मित्र के साथ अपने होटल की ओर जा रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके कोटों को पार कर बदन में तीर की तरह लग रही थी। ठंड से दोनों सिकुड़े जा रहे थे। मित्र को उस बालक की याद आ रही थी कि इतनी भयानक शीत में उसके पास बहुत कम कपड़े थे। लेखक कहते हैं कि यह संसार है यार, पहले स्वयं बिस्तर में गर्म हो जाओ, फिर किसी की चिंता करना। मित्र उदास था। उसने कहा, ये तो स्वार्थ है, या फिर जो कहो, लाचारी कहो, निछुराई कहो या बेहयाई कहो, लेकिन ये ठीक नहीं है। तात्पर्य यही कि यह संसार है, इसमें ये सब चलता रहता है कहकर लोग मानवता का व्यवहार करना भूलते जा रहे हैं। यह दुनिया की बेहयाई ही तो है, इसे निष्ठुरता ही तो कहेंगे। अगले दिन लेखक और उसके मित्र नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म करके वापस जाने के लिए मोटर पर सवार हुए। उस लड़के को शायद उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन वह निश्चित समय पर होटल डी पब नहीं आया और उसके इंतज़ार करने की भी ज़रूरत उन दोनों ने नहीं समझी। जैसे ही वे मोटर पर सवार हुए वैसे ही उन्हें समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। लेखक कहते हैं कि आदमियों की दुनिया ने उसे यही उपहार दिया था, अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की होती तो वह 10 वर्ष से ज़्यादा जी सकता था। पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुर कर नहीं मरता, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह असमय मर गया। दुनिया की इस बेहयाई को प्रकृति ने ढक दिया। उसने बालक के शव पर बर्फ की हल्की चादर का सफ़ेद कफन उठा दिया था। वास्तव में प्रकृति द्वारा उस बालक को दिया गया यह उपहार था। अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक विषमता का बहुत ही वास्तविक चित्रण हुआ है। कहानी के प्रारंभ में ही यह विषमता उजागर होती है, जैसे कि लेखक और उसके मित्र नैनीताल सैर करने के लिए आए हैं और पहाड़ी बालक काम करके भूख पिटा पाने की आकांक्षा से आया है। धनी वर्ग नौकरी देकर उसका पूरा शोषण करता है। एक लड़का मर भी जाता है, किंतु उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। एक और घटना है वकील साहब और उस पहाड़ी बालक की। वकील साहब पूरी तरह गर्म कपड़े पहने हुए हैं, कमरे से ठंड के कारण निकलना पसंद नहीं। वहीं पहाड़ी बालक उनके रहमो करम की आशा में नंगे सिर, नंगे पैर और फटे चिथड़ों जैसी कमीज पहने उनके सामने खड़ा था। वकील साहब उसकी पहचान भी मांगते हैं। लेखक और उनके मित्र की भूमिका भी सराहनीय नहीं है। वे दोनों न तो उसे खाना देते हैं, न कपड़े देते हैं, और यदि चाहते तो अपने होटल के कमरे में रात भर के लिए जगह भी दे सकते थे। आखिर सुबह अपने साथ उन्हें बालक को ले ही जाना था। इतनी विषमताओं को ही देखकर लोग कहते हैं अपना अपना भाग्य, किंतु यह वाक्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना है। संसार है यार कह के भी मदद करने से बचने का बहाना है। सबकी नहीं, लेकिन किसी एक की मदद तो की ही जा सकती है। कहानी का मार्मिक अंत हमें इंसान बनने की सीख देता है। आशा है इस कहानी को आप अवश्य समझ पाए होंगे। पाठ्य पुस्तक से कहानी को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।